Hello, guys. Welcome to Study Bloom. As we have started one series regarding board examination, in the previous class, we had discussed about DNA, the basics of this chapter, that is molecular basis of inheritance. In that, we had discussed about the DNA. DNA क्या होता है? Basically, डीएनए किसका बना होता है? हमने देखा कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। ये सारी चीजें हमने देखी थी। फिर स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन देख लिया था। जिन्होंने नहीं देखा वो जाके हमारी लास्ट वीडियो पे देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। तो आज हमें स्टार्ट करना है पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें जो बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं बेसिकली न्यूक्लियोसोम मॉडल से आते हैं। किससे आते हैं? न्यूक्लियोसोम मॉडल से। ठीक है। और जैसा कि आप ये मॉडल देख सकते हैं, ये क्या है? न्यूक्लियोसोम मॉडल है। अब ये न्यूक्लियोसोम मॉडल या फिर डीएनए की पैकेजिंग बेसिकली कैसे होती है, तो हम देखेंगे वन बाय वन कि कैसे होती है। हमने बात किया था लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो दो कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस कितना होता है? 0.34 नैनोमीटर होता है। ठीक है। और ये जो नैनोमीटर है, इसको अगर आप मीटर में लिखते हैं तो 10⁻⁹ मीटर हो जाता है। ठीक है। इस नॉर्मली ये नैनोमीटर में ही हम लिखते हैं। ठीक है। तो अगर हमने डीएनए का जो लेंथ है वो डबल कर दिया बेसिकली टिपिकल मेमेलियन सेल में, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर से, ठीक है, तो क्या हो गया? जैसा कि मैंने पहले बताया था कि अगर हम जीनोम का बेसिकली जीनोम का या डीएनए का हम टोटल लेंथ बताएं तो मेमेलियन सेल में कितना होता है? 3.3 × 10⁹ 9 बेस पेयर। ठीक है। ये तो हैप्लॉइड कंटेंट है, लेकिन अगर ये डिप्लॉयड कंटेंट हो जाएगा तो कितना होगा? 6.6 × 10⁻⁹ बेस पेयर। ठीक है। अब इसको अगर हम किससे मल्टीप्लाई करना है? हमें डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है। और डिस्टेंस कितना है? 0.34 नैनोमीटर। ठीक है। 34 अगर इसको मीटर में करेंगे तो × 10⁻⁹ 9। ठीक है। इससे हम करेंगे तो इससे जब हम इसका डीएनए का हम लेंथ निकालते हैं तो हमारे डीएनए का लेंथ कितना आता है? 2.2 मीटर का आता है। ठीक है। इतना लंबा है हमारा डीएनए। ठीक है। इसकी लेंथ इतनी है। तो ये जो इतना लंबा लेंथ है डीएनए का, ये एक छोटे से न्यूक्लियस में बेसिकली, जिस न्यूक्लियस का डायमीटर कितना है, डायमेंशन कितना है? 10⁻⁻�6 मीटर। इस छोटे से न्यूक्लियस में कैसे अरेंज हो जा रहा है, कैसे पैक हो जा रहा है किसी भी सेल में, ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। और यही जो पैकेजिंग है, इसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम। बेसिकली जो पैक्ड होके जो पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर बनता है और जो न्यूक्लियस में सस्टेन करता है वो न्यूक्लियोसोम होता है। तो प्रोकैरियोट में जैसे कि ई कोलाई है, वो उनके पास तो डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। आपको पता ही होगा उनके पास डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन तब भी वहां पे डीएनए जो होता है वो स्कैटर्ड नहीं होता थ्रू आउट द सेल। जैसा कि मैंने पहले बताया था लास्ट वीडियो में कि डीएनए कैसा होता है, हमने देखा था कि डीएनए बेसिक नहीं, ये एसिडिक होता है। ठीक है। और इस पे जो चार्जेस होते हैं वो कौन से होते हैं? पॉजिटिव या निगेटिव? तो ये निगेटिवली चार्ज होता है। डीएनए कैसा होता है? निगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है। और ये जो ये जो डीएनए होता है ये कुछ प्रोटीन से हेल्ड होता है। और वो जो प्रोटीन होते हैं वो कैसे होते हैं? वो पॉजिटिव प्रोटीन होते हैं। अब अगर मैं कहूं कि कोई प्रोटीन पॉजिटिव होगा, कोई प्रोटीन पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, कैसे पता चलेगा? तो आपको उस प्रोटीन का ग्रुप देखना पड़ेगा। जैसे कि अगर वो क्या है, अगर वो एसिडिक प्रोटीन है तो उस पर निगेटिव चार्ज होगा, बेसिक प्रोटीन है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। जैसे कि बेसिक प्रोटीन में लाइसिन, आर्जिनिन। ठीक है। तो जब हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं उनमें जो डीएनए निगेटिवली चार्ज है वो कुछ प्रोटीन से हेल्ड होता है। ठीक है। और ये जो प्रोटीन होते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो उस पूरे टर्म को, जो डीएनए उन प्रोटीन से हेल्ड होता है, उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ठीक है। बेसिकली अगर मैं स्ट्रक्चर बताऊं तो डीएनए कैसे अरेंज होता है प्रोकैरियोट्स में, ऐसे कुछ ऐसे अरेंज होता है। ठीक है। न्यूक्लियोइड बोलते हैं इसको। और जो डीएनए होता है इन न्यूक्लियोइड, वो कैसा होता है? ऑर्गेनाइज्ड होता है लार्ज लूप में। जैसे मैंने अभी दिखाया कि बड़े बड़े लूप होते हैं, ऐसे लूप्स में अरेंज होता है। और ये किसकी बात हमने की? ये हमने बात की प्रोकैरियोट्स की। नाउ अब हम बात करेंगे यूकैरियोट्स की। ठीक है। तो यूकैरियोट में कि आप जैसे जानते हैं कि एक डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। ठीक है। लेकिन उस न्यूक्लियस का क्या होता है?
जो डायमीटर होता है वो काफी कम होता है, और हमारा जो डीएनए का लेंथ हमने निकाला विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ बेस पेयर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द बेस पेयर, तो वो कितना आया, 2.2 मीटर आया। ठीक है, तो ये जो यूकेरियोट में जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। वहां पे क्या होता है, जैसे मैंने बताया, कुछ प्रोटीन होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, कुछ प्रोटीन होते हैं निगेटिवली चार्ज। तो जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं बेसिकली वो बेसिक प्रोटीन होते हैं, आपको तो पता ही होगा। तो बेसिक प्रोटीन जो होते हैं उनको बोलते हैं हिस्टोन्स। ये जो सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन होते हैं उनको बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। ये हिस्टोन प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डीएनए की पैकेजिंग में। कैसे, अब हम देखेंगे कैसे। अ प्रोटीन एक्वायर चार्ज डिपेंडिंग अपॉन द abundance ऑफ अमाइनो एसिड रेसिड्यू विद द चार साइड चेन। जैसे कि मैंने बताया ना कि अगर कोई प्रोटीन पॉजिटिव है या निगेटिव है हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो उस पे जो, वहां पे जो ग्रुप होता है, यहाँ पे जो ग्रुप होगा ना, जो ग्रुप होता है ये अगर बेसिक है तो ये बेसिक प्रोटीन, और अगर एसिडिक है तो एसिडिक प्रोटीन। तो यही यहाँ पे लिखा है कि जो अमाइनो एसिड के जो रेसिड्यू है उस पर जो चार साइड चेन होते हैं वो बताते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक है। तो हिस्टोन जो प्रोटीन होते हैं ये रिच होते हैं बेसिक अमाइनो एसिड रेसिड्यू में, जैसे कि लाइसिन और आर्जिनिन। बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन का, बहुत ही बेसिक, और यहाँ तक कि मैं बोलूँ नीट लेवल के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है कि हिस्टोन प्रोटीन किससे बने होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन में कौन से मोस्टली प्रोटीन होते हैं। तो उसमें दो बेसिक प्रोटीन होते हैं, लाइसिन और आर्जिनिन। ठीक है, लाइसिन और आर्जिनिन, ये बेसिक प्रोटीन जो होते हैं इनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसा मैंने बताया कि बेसिक वाले के पास पॉजिटिव चार्ज होगा उनके साइड चेन में। और हिस्टोन जो होते हैं ऑर्गेनाइज्ड होते हैं टू फॉर्म 8 मॉलिक्यूल ऑफ हिस्टोन, 8 मॉलिक्यूल्स जिसको बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। ठीक है, अब ये जो हिस्टोन प्रोटीन है ना ये 8 मॉलिक्यूल्स में ऑर्गेनाइज होते हैं। ठीक है, H2A, H2B, तो ये सारे प्रोटीन होते हैं हिस्टोन प्रोटीन। आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना, बट आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि हिस्टोन जो होते हैं वो 8 मॉलिक्यूल में पैक्ड होते हैं, बेसिकली 8 मॉलिक्यूल में ऑर्गेनाइज होते हैं, जिसमें H2A होता है, H2B होता है, और H1 जो होता है वो लिंकर होता है। तो ये जो हिस्टोन प्रोटीन है ये एक साथ मिलके क्या बनाते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर। ठीक है, ये हिस्टोन ऑक्टामर बनाते हैं हिस्टोन प्रोटीन मिलके। और ये जो हिस्टोन ऑक्टोमर है, इसके बाद हम देखेंगे जो निगेटिवली चार्ज डीएनए होता है ये इन पे रैप्ड होता है, ये देख रहे हैं ना आप। ये क्या है, एक हिस्टोन ऑक्टोमर है। ठीक है, जैसे मैंने बताया हिस्टोन ऑक्टोमर में क्या होगा, H2A, H2B, ये सारे हिस्टोन प्रोटीन होंगे, और इस पे डीएनए आके रैप्ड होगा। ठीक है, और कैसे डीएनए रैप्ड हो गया, क्योंकि डीएनए जो है ये एक निगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल है, और ये जो प्रोटीन्स है ना ये हिस्टोन प्रोटीन ये पॉजिटिवली चार्ज है। तो ये यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्ट करते ही हैं, तो यहाँ पे हिस्टोन पॉजिटिवली चार्ज है और डीएनए निगेटिवली चार्ज है, तो यहाँ पे इसकी रैपिंग हो गई। और जैसा मैंने बताया कि जो H1 हिस्टोन प्रोटीन होता है ये लिंकर की तरह काम करता है। तो ये रैप होके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम, और यही न्यूक्लियोसोम मॉडल आपको यहाँ पे दिखाया गया है। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि व्हाट इज न्यूक्लियोसोम एंड कैन यू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम मॉडल। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें लिखनी होगी और डायग्राम भी बनाना होगा। तो एक जो टिपिकल न्यूक्लियोसोम है उसके पास कितने बेस पेयर होते हैं, 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स होते हैं। ठीक है, 200 बेस पेयर। और न्यूक्लियोसोम कॉन्स्टिट्यूट करता है रिपीटिंग यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस कॉल्ड क्रोमेटिन। ठीक है, अब ये क्रोमेटिन क्या है, ये जो क्रोमेटिन है ये थ्रेड लाइक स्टेन्ड कलर बॉडीज होता है जो कि सीन न्यूक्लियस में देखा जाता है। अब ये देख रहे हैं ना आप, थ्रेड लाइक बीड्स ऑन स्ट्रिंग। तो ये बेसिकली ये जो न्यूक्लियोसोम है ये ढेर सारी न्यूक्लियोसोम जब ऐसे ऐसे डीएनए में अरेंज होते हैं ना ऐसे ऐसे, तो ये कैसे दिखते हैं, एक बीड्स ऑन ए स्ट्रिंग की तरह दिखते हैं, और इसी को बोलते हैं क्रोमेटिन। ठीक है, यही बीड्स ऑन ए स्ट्रिंग विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है। ठीक है, तो ये जो बीट्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर है क्रोमेटिन का, ये जो पैक्ड होता है, फर्दर ये क्या होती है, इनकी पैकेजिंग होती है, और ये पैक होके क्या बनाते हैं, क्रोमेटिन फाइबर। और ये फर्दर क्या होते हैं, कॉइल्ड होते हैं, और उसके बाद क्या बनाएंगे, फर्दर कॉइल्ड होके कंडेंस्ड होके ये क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम। किस स्टेज में, मेटाफेज स्टेज में। फिर से मैं आपको बताती हूँ कि जो डीएनए होता है वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिलके, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, ये क्या बनाएगा, सबसे पहले
सबसे पहले ये डीएनए जो होगा हिस्टोन प्रोटीन पे रैप हो जाएगा। हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज है, डीएनए आपका निगेटिवली चार्ज है, तो ये इस पे रैप्ड होके क्या बनाएगा, एक न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम बनाएगा, न्यूक्लियोसोम। ठीक है। फिर ये न्यूक्लियोसोम, जैसा कि मैं हमने देखा ढेर सारे 200 बेस पेयर, 200 बेस पेयर का एक साथ क्या होगा, एक बीट्स ऑन ए स्ट्रिंग ऐसे ऐसे बनाएगा, बीट्स ऑन ए स्ट्रिंग। तो ये क्या बना देगा, ये बनाएगा क्रोमेटिन। ठीक है। अब क्रोमेटिन के बाद हमने देखा कि क्रोमेटिन, फिर ढेर सारे क्रोमेटिन मिलके कंडेंस्ड होके क्रोमेटिन फाइबर बनाएंगे। यहाँ पे बन जाएगा क्रोमेटिन फाइबर, और ये फर्दर क्रोमेटिन फाइबर जब कंडेंस्ड होते हैं एट द मेटाफेज स्टेज, तो ये क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम बनाते हैं। ठीक है। ये क्रोमोसोम ही आप देखते हैं, जब ऐसे आप देखते हैं ना कि ये आपने बनाया, ये क्या है, ये एक क्रोमोसोम है। ठीक है। आपने क्लास 9th क्लास 11th में सेल वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, न्यूक्लियस पढ़ा होगा, उसके बाद आपने सेल डिवीजन वाले में भी क्रोमोसोम देखा ही होगा और पढ़ा ही होगा। तो ये मेटाफेज स्टेज आता है सेल का, जहाँ पे क्रोमोसोम विजिबल होते हैं बेसिकली एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। तो ये जो पैकेजिंग है ना क्रोमेटिन की एट हायर लेवल, ये बेसिकली इसमें और एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको बोलते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। ये पूछ सकता है कि फर्दर हिस्टोन के अलावा और कौन से प्रोटीन का रिक्वायरमेंट होता है एट द टाइम ऑफ पैकेजिंग, तो वो नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन होते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कुछ न्यूक्लियस में क्या होता है, कुछ रीजन ऑफ क्रोमेटिन लूजली पैक्ड होते हैं और स्टेन करते हैं लाइट। ठीक है। और उनको बोलते हैं यूक्रोमेटिन। तो न्यूक्लियस में कुछ ऐसा रीजन होता है जहां पे क्या होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग पैकेजिंग नहीं होती है, वहां पे क्या होती है, लूज पैकेजिंग होती है। तो जब हम इसको स्टेनिंग कराते हैं ना, तो वहां पे लाइट स्टेन आता है, तो ऐसे रीजन को क्या बोलते हैं, यू क्रोमेटिन रीजन। ठीक है। यू मतलब ट्रू होता है, ठीक है, और क्रोमेटिन मतलब अभी हमने देखा ही। तो अगर ये वाला जो रीजन होता है न्यूक्लियस में, वो बेसिकली यूक्रोमेटिन कहलाता है, जो कि लेस लाइट स्टेन करता है। और हम कहते हैं कि ज्यादातर जो जीन्स प्रेजेंट होती है ना डीएनए में, जीन तो पता ही होगा, तो जीन जो प्रेजेंट होती हैं डीएनए में, वो यूक्रोमेटिन रीजन में ही प्रेजेंट होती हैं, जो कि एक्सप्रेस होती हैं। अब एक्सप्रेस होने का क्या मतलब है, ये हम डिटेल में समझेंगे आगे। फिर इसके बाद आता है कि कुछ क्रोमेटिन का पार्ट ऐसा होता है कि बहुत डेंसली पैक्ड होता है। अब जैसे ये देखिए, ये वाला जो पार्ट है ये डेंसली पैक्ड है ना, ये वाला रीजन जो क्रोमोसोम का, ये जो बेसिकली ये पार्ट है जहां से ये क्रोमेटिन फाइबर अटैच्ड है, तो इस पार्ट को हम बोलते हैं हेटेरोक्रोमेटिन। ठीक है। यहाँ पे जो स्टेनिंग होगी वो बहुत ज्यादा होगी, स्टेन डार्क होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं हेटेरोक्रोमेटिन। तो यहाँ पे लिखा भी है, यूक्रोमेटिन इज सेड टू बी ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमेटिन। तो जैसा मैंने बताया, यूक्रोमेटिन ऐसा रीजन होता है जहां पे जीन प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमेटिन। और जो हेटेरोक्रोमेटिन होता है वो इनएक्टिव होता है। इनएक्टिव क्यों, किस सेंस में बोल रहे हैं, बेसिकली जीन के सेंस में बोल रहे हैं। तो ये जो रीजन होता है ना, यहाँ यहाँ ये जो डार्कर न्यूक्लियस का जो डार्कर एरिया होता है, उसको हेटेरोक्रोमेटिन बोलते हैं, जहाँ पे डार्क ज्यादा स्टेन लेगा, तो उसको हेटेरोक्रोमेटिन बोलते हैं। तो ये हेटेरोक्रोमेटिन होता है, यहाँ पे ज्यादातर जीन एब्सेंट होते हैं, इसको जीन डेजर्ट भी कहते हैं, यहाँ पे जीन एब्सेंट होते हैं। ठीक है। तो ये हमने समझा क्या, हमने समझा न्यूक्लियोसोम मॉडल। बहुत इंपॉर्टेंट है पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, तो आप डिटेल में और अच्छे से बार बार रिवाइंड करके वीडियोस को देखिएगा, और इसको अच्छे से एग्जाम में प्रिपेयर करके जाइएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। ठीक है। तो जब हमें पता चला, जब डिस्कवरी हुई न्यूक्लिन की बाय मिशर, तो उन्होंने बेसिकली एक प्रोपोजिशन दिया इनहेरिटेंस का, जो कि मेंडल ने ऑलरेडी दे दिया था सेम टाइम पे। बट डीएनए वो जेनेटिक मटेरियल है कि नहीं, उसको प्रूव करना अभी बाकी था। तो वहां पे एक एक्सपेरिमेंट आया जिसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो कुछ डिस्कवरी ऐसी थी, जैसे कि मेंडल, वॉल्टर सटन और थॉमस हंट मॉर्गन का, जिन्होंने बताया द सर्च फॉर द क्रोमोसोम लोकेटेड इन न्यूक्लियस ऑफ मोस्ट सेल। उन्होंने न्यूक्लियस बेसिकली क्रोमोसोम के बारे में बताया। बट एक्चुअली जो हमें ये पता करना था कि जो मॉलिक्यूल है वो जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, जो जेनेटिक मटेरियल है वो कौन सा है। तो इसके लिए सबसे पहला एक्सपेरिमेंट आया फ्रेडरिक का, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं, 1928 में। उन्होंने क्या किया, एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया।
ठीक है, ये जो बैक्टीरिया है निमोनिया, ये निमोनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये जो बैक्टीरियम है ये रिस्पॉन्सिबल होता है निमोनिया डिजीज के लिए। तो इन्होंने देखा कि एक मिराकुलस ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है बैक्टीरिया में। ट्रांसफॉर्मेशन कैसा क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन जब एक जो बैक्टीरिया होता है वो दूसरे बैक्टीरिया का क्या ले ले, जेनेटिक मटेरियल ले ले, तो उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन। तो इन्होंने देखा कि एक बहुत ही मिराकुलस ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। सो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट ए लिविंग ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया हैड चेंज्ड इन द फिजिकल फॉर्म। अब कैसे, आगे हम देखते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकते हैं कि एग्जाम में पूछा भी जाता है कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करिए, और ये ज्यादा नंबर में भी आ सकता है क्योंकि एक्सपेरिमेंट है तो आपको डिटेल में पूरा आपको लिखना होगा। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो कि निमोकोकस बोलते हैं, इनको ग्रो किया एक कल्चर प्लेट पे। ठीक है, आपको पता है ये बैक्टीरिया को कल्चर प्लेट पे ग्रो किया जाता है। तो कुछ बैक्टीरिया ने प्रोड्यूस किया स्मूथ शाइनी कॉलोनीज, जिनको एस स्ट्रेन से मतलब एस सिंबल से उन्होंने डिनोट किया, जो स्मूथ शाइनी कॉलोनी शो कर रहे थे। और कुछ जो बैक्टीरिया थे उन्होंने रफ कॉलोनी शो किया, जिसको आर से उन्होंने डिनोट किया। तो ये जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया है, इनके पास क्या था बेसिकली, ये क्यों शाइनी थे? क्योंकि इनके पास म्यूकस पॉलीसेकेराइड कोट था। ठीक है, और जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया थे उनके पास कोई वो क्या नहीं था, वो म्यूकस पॉलीसेकेराइड कोट नहीं था, इसीलिए इनको रफ स्ट्रेन कह रहे थे। तो जो माइस एस स्ट्रेन वाले जो ये जो माइस हैं, ये जो बैक्टीरिया है, ये जो वायरुलेंट थे। ठीक है, वायरुलेंट मतलब ये काफी पैथोजेनिक थे, ये अगर माइस के बॉडी में जा रहे थे तो उनको किल कर दे रहे थे। तो निमोनिया से उनकी डेथ हो जा रही थी। तो एस स्ट्रेन वाले इन्होंने बैक्टीरिया को लिया और इंजेक्ट किया माइस में, तो माइस की डेथ हो गई। आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को लिया और इसको इंजेक्ट किया माइस में, तो माइस की डेथ नहीं हो रही थी, माइस लिविंग थे। ठीक है, तो ग्रिफिथ वॉज एबल टू किल बैक्टीरिया बाय हीटिंग देम। लेकिन अब ग्रिफिथ ने क्या किया कि चलो ठीक है, अब हम बैक्टीरिया को हीट करके देखते हैं। तो जब उन्होंने बैक्टीरिया को हीट किया तो बेसिकली बैक्टीरिया की डेथ हो गई। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया जो हीट की लेस स्ट्रेन बैक्टीरिया है, देखिए यहाँ पे एस स्ट्रेन, ये जो हीट किल्ड है, इंजेक्ट किया माइस में तो माइस की डेथ नहीं हुई, माइस लिविंग था। फिर एस स्ट्रेन हीट किल्ड जो बैक्टीरिया है उसको आर स्ट्रेन लाइव लाइव बैक्टीरिया के साथ इंजेक्ट किया माइस में। अब माइस क्या हो रहे थे, डेथ हो रही थी माइस की। ठीक है, तो एस स्ट्रेन जब हीट किल करके डाला गया, सिंपली सिर्फ एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को हीट किल करके माइस के अंदर डाला गया, तो माइस की डेथ नहीं हो रही थी। लेकिन जब एस स्ट्रेन हीट किल वाले बैक्टीरिया को आर स्ट्रेन लिविंग के साथ डाला गया माइस के अंदर, तो माइस की डेथ हो रही थी। ठीक है, तो इन्होंने बताया व्हेन ही इंजेक्टेड अ मिक्सचर, तो हमने देखा कि माइस की डेथ हो गई। तो ही कंक्लूडेड दैट आर स्ट्रेन बैक्टीरिया हैड समहाउ बीन ट्रांसफॉर्म्ड। ये जो आर स्ट्रेन है ना, जैसे मैंने बताया था, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है वो दूसरे बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल ले लेता है। तो ये जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया है, ऑल्दो ये क्या था, रफ स्ट्रेन था, इसके पास म्यूकस पॉलीसेकेराइड वाला कोटिंग नहीं था, ये इसके पास ये पॉइजनस नहीं था, बट इसने एस स्ट्रेन बैक्टीरिया के एस स्ट्रेन बैक्टीरिया की प्रेजेंस में ट्रांसफॉर्म हो गया। ठीक है, और इस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल से क्या हुआ, ये जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया था ना, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो आर स्ट्रेन के पास चला गया, और आर स्ट्रेन ने क्या सिंथेसाइज किया, स्मूथ पॉलीसेकेराइड कोट, और वो वायरुलेंट हो गया। ठीक है, तो यही इस इससे ये पता चलता है कि देयर मस्ट बी ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो देखा गया कि कुछ तो ट्रांसफर हुआ है एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, माइस की डेथ हो रही है। लेकिन उस टाइम में जो बायोकेमिकल नेचर था जेनेटिक मटेरियल का, वो डिफाइन नहीं हो पाया था उनके एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, इसीलिए उस एक्सपेरिमेंट को फर्दर आगे प्रूव करने के लिए कि वो जो जेनेटिक मटेरियल है, वो जो नेचर है जेनेटिक मटेरियल का वो क्या है, उसके लिए आगे फिर से एक्सपेरिमेंट हुआ, जिसको बोलते हैं बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जिसको जेनेटिक मटेरियल डीएनए है कि नहीं वो आगे हम देखेंगे। तो इसमें क्या हुआ, प्रायर टू वर्क ऑफ ऑसवाल्ड एवरी एवरी एंड कोलिन एंड मैकार्टी, द जेनेटिक मटेरियल वाज थॉट टू बी ए प्रोटीन। इनके एक्सपेरिमेंट से पहले लोग ये सोचा करते थे कि जो जेनेटिक मटेरियल हम देख रहे हैं कि जो ट्रांसफर हो रहा है बेसिकली एक प्रोटीन है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया,
बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट थे उनको क्या किया, बेसिकली डिटरमाइन किया कि वो कौन सा, वो जो मॉलिक्यूल है वो कौन सा है। तो उन्होंने क्या किया, दे प्यूरिफाइड बायोकेमिकल, कुछ कुछ बायोकेमिकल्स को उन्होंने प्यूरिफाई किया जिसमें प्रोटीन, डीएनए, आरएनए थे। और उन्होंने हीट किल्ड एस सेल टू सी विच वन वुड ट्रांसफॉर्म। ठीक है, इन्होंने प्रोटीन लिया, डीएनए लिया, आरएनए लिया, ये चेक करने के लिए कि कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो ट्रांसफॉर्म कर दे रहा है लाइव आर सेल को इनटू एस सेल। तो उन्होंने पता किया कि जो डीएनए है वो अलोन ही एस बैक्टीरिया का है जो कि आर बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म कर दे रहा है। और कैसे पता करा उन्होंने, उन्होंने प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम लिए प्रोटीएजेस, आरएनए डाइजेस्टिव एंजाइम लिए आरएनएजेस। तो उन्होंने देखा कि ये ट्रांसफॉर्मेशन के जो प्रोसेस थी, ट्रांसफॉर्मेशन के एक्सपेरिमेंट में जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में कन्वर्ट करने में इनका कोई रोल नहीं था, ना प्रोटीन का था ना आरएनए का था। बट उन्होंने जब डीएनए यूज किया तो उस टाइम में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा था। इसका मतलब क्या है कि ये जो डीएनएज है, अब एज तो आप समझते ही होंगे ये एंजाइम के लिए यूज किया जाता है, अब डीएनएज है। तो डीएनएज जो ये जो है ये क्या है, एक तरह से एंजाइम है, तो ये डीएनए को किल कर रहा है, ठीक है, डीएनए को डिग्रेड कर दे रहा है ये एंजाइम। तो अगर जब उन्होंने डीएनएज यूज किया तो ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है बेसिकली किसकी वजह से हो रहा है, डीएनए की वजह से, और जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है। तो आइए आगे देखते हैं। जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है, ठीक है। तो अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट, वो कौन परफॉर्म किया था, हर्शे और चेज ने 1952 में। ठीक है, पूछा जाता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, डेट आपको याद रखने होंगे, साथ ही साथ आपको साइंटिस्ट के नाम भी याद रखने होंगे कि कौन कौन से साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने वर्क किया वायरसेस पे जो इन्फेक्ट कर रहा था बैक्टीरिया को, जिसको बोलते हैं बैक्टीरियोफाजेस। अपने क्लास 11th में पढ़ा होगा वायरसेस चैप्टर में बैक्टीरियोफाज के बारे में डिटेल में, उसका स्ट्रक्चर और वायरसेस क्या होते हैं ये सब भी आपने पढ़ लिया होगा। तो वहां पे वायरस आपने पढ़ा होगा बैक्टीरियोफाज, ये ऐसा वायरस होता है जो बैक्टीरिया को ही इन्फेक्ट करता है, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया को ही इन्फेक्ट करता है। तो उन्होंने बैक्टीरियोफाज को लिया और इसको अटैच किया बैक्टीरिया से, एंड इट्स जेनेटिक मटेरियल दैट इंटर द बैक्टीरियल सेल। तो जब, अब ये कोई बैक्टीरियोफाज है, ठीक है, अब ये बैक्टीरियोफाज है, ठीक है, अगर ये किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा, मान लीजिए ये बैक्टीरिया है, तो ये सबसे पहले इन्फेक्ट करके क्या करता है, अपना जेनेटिक मटेरियल ही इंजेक्ट करता है दूसरे बैक्टीरिया में। तो ये जो बैक्टीरियल सेल है ये ट्रीट द वायरल जेनेटिक मटेरियल एज इट्स ओन। पता ही है, आपने पढ़ा ही होगा कि ये जो बैक्टीरियल सेल हैं वो क्या करते हैं, इन इन वायरल के वायरस के जेनेटिक मटेरियल को अपना समझ के उसको क्या करते हैं, उसकी उसी मशीनरी पे काम करने लगते हैं। Harsey and Chase worked to discover whether it was protein or DNA from the viruses that entered the bacteria। तो हर्शे एंड चेज ने देखा कि जो ये जो ट्रांसफर हो रहा है ना, ये जो जेनेटिक मटेरियल वायरसेस का, अब हमें पता है कि ये जेनेटिक मटेरियल है, बट उस टाइम में उनको नहीं पता था कि ये जो वायरस ट्रांसफर कर रहा है अपने पास से बैक्टीरिया में, ये जेनेटिक मटेरियल था कि क्या था। तो ये प्रोटीन था या कुछ और था। तो इसीलिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। So they grew some viruses on a medium that contained radioactive phosphorus and some other on the medium contained radioactive sulfur। अब देखिए उन्होंने फास्फोरस और सल्फर रेडियोएक्टिव क्यों लिया। पहली बात तो ये, जब हमने डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा था मैंने बताया था कि ये जो डीएनए होता है इसमें राइबोस शुगर है, ठीक है, और नाइट्रोजनस बेस है, और यहाँ पे ये राइबोस शुगर हो गया, और यहाँ पे क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। तो दिख रहा है यहाँ पे फॉस्फेट होता है डीएनए में, जो कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड ढेर ढेर सारे फॉस्फोरस अटैच होते हैं। राइबोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप ही क्या बनाते हैं, बैकबोन बनाते हैं। तो ये फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है डीएनए में, और उन्होंने फिर रेडियोएक्टिव सल्फर क्यों लिया, क्योंकि सल्फर प्रेजेंट होता है प्रोटीन में। तो viruses grown in the presence of radioactive phosphorus contain radioactive DNA।
बट नॉट रेडियोएक्टिव प्रोटीन। अब जो वायरसेस ग्रो कर रहे थे रेडियोएक्टिव फास्फोरस पे, उनके पास क्या होगा, रेडियोएक्टिव डीएनए होगा, ऑब्वियसली होगा क्योंकि डीएनए में फास्फोरस होता है। बट जो रेडियो बट नॉट रेडियोएक्टिव प्रोटीन, अब उसमें रेडियोएक्टिव प्रोटीन तो नहीं होगा। सो बिकॉज डीएनए कंटेन फास्फोरस बट प्रोटीन डज नॉट। सिमिलरली वायरसेस जो ग्रो कर रहे थे रेडियोएक्टिव सल्फर पे, उनके पास क्या होगा, रेडियोएक्टिव प्रोटीन होगा, लेकिन रेडियोएक्टिव डीएनए नहीं होगा। तो यहाँ देखिए, ये जो बैक्टीरियोफाज है, ठीक है, इसके पास क्या है, रेडियो एक्टिव S35 लेवल्ड रेडियो एक्टिव कैप्सूल। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो बैक्टीरियोफाज है, इसका ये सारा प्रोटीन रेडियो एक्टिव है, और जो जेनेटिक मटेरियल है वो ब्लैक कलर से दिखाया गया है क्योंकि ये रेडियो एक्टिव नहीं है। ठीक है, क्योंकि सल्फर किस में प्रेजेंट होता है, प्रोटीन में प्रेजेंट होता है। और यहाँ जो बैक्टीरियोफाज है, यहाँ पे रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस लेबल डीएनए है। ठीक है, तो यहाँ पे डीएनए कैसा दिख रहा है, इसका रेडियो एक्टिव दिख रहा है। और बाकी जो प्रोटीन वाला स्ट्रक्चर है वो कैसा है, ब्लैक कलर में दिख रहा है, वो रेडियो एक्टिव नहीं है। तो ये जो रेडियो एक्टिव बैक्टीरियोफाज, जो कि रेडियो एक्टिव जिसमें प्रोटीन है, वो जब इन्फेक्ट कर रहा है किसी भी बैक्टीरिया को, तो दिख रहा है कि यहाँ पे जो बैक्टीरिया है इसके पास नो रेडियो रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट नहीं की गई। किसमें, जब कोई रेडियो एक्टिव वायरस, कौन सा, जिसके प्रोटीन रेडियो एक्टिव है, अगर वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है, तो वहां पे जो बैक्टीरिया है वो रेडियो एक्टिविटी शो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो रेडियो एक्टिविटी है वो डिटेक्ट की जा रही है सुपरनेटेंट में। ठीक है, जो जब सेंट्रिफिकेशन के बाद ऊपर जो आता है उसको बोलते हैं सुपरनेटेंट। ठीक है, तो इस सुपरनेटेंट में रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट की जा रही है, जो कि बैक्टीरिया का जो वायरस का कवरिंग था उसी में बस रेडियो एक्टिविटी है, बैक्टीरिया में नहीं आया। क्यों, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल में नहीं है रेडियो एक्टिविटी। वहीं यहाँ पे जहाँ पे रेडियो एक्टिव बैक्टीरियोफाज है, जिसका डीएनए रेडियो एक्टिव है, जब वो किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है, और देखा जा रहा है कि जो बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल है ना, जो उसने हाई मतलब बेसिकली वायरस का जेनेटिक मटेरियल ले लिया है, तो जब हम ब्लेंडिंग कर रहे हैं और सेंट्रिफ्यूगेशन के पास हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है, तो वहां पे जो बैक्टीरियल सेल है वो क्या हो जा रही है, रेडियो एक्टिव हो जा रही है। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट की जा रही है बैक्टीरियल सेल में, नो रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट इन द सुपरनेटेंट। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि जो जेनेटिक मटेरियल है, जो ये बैक्टीरियोफाज जो ट्रांसफर कर रहा है बैक्टीरिया में, ये क्या है, ये जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। तो यह ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं कि रेडियो एक्टिव फेजेस वेर अलाउड टू अटैच टू इकोलाई बैक्टीरिया। जैसे ही इन्फेक्शन प्रोसीड हो रहा है, जो वायरल कोट है वो रिमूव कर दे रहा है बैक्टीरिया बाय एजिटेटिंग देम इन ए ब्लेंडर। तो हम सेपरेट कर रहे हैं सेंट्रिफ्यूगेशन के थ्रू। तो देखा जा रहा है जो बैक्टीरिया वॉज इन्फेक्टेड विद वायरसेस हैव रेडियो एक्टिव डीएनए were radioactive, indicating that DNA was the material that passed from the viruses to bacteria। तो यही तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में हमने देखा था, ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट में देखा था, कि जो एस स्ट्रेन है वो आर स्ट्रेन के पास कुछ ऐसा भेज रहा है जिसकी वजह से ये ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है, आर स्ट्रेन। ठीक है, जब ये हीट किल्ड रह रहा है तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन में जा रहा है, ये क्या जा रहा है, डीएनए, न कि न कि प्रोटीन, न कि आरएनए। सो बैक्टीरिया दैट वर इन्फेक्टेड विद वायरसेस दैट हैव रेडियोएक्टिव प्रोटीन वर नॉट रेडियो एक्टिव। ये इंडिकेट करता है प्रोटीन डिड नॉट एंटर द बैक्टीरिया फ्रॉम द वायरसेस। डीएनए जाता है, डीएनए एक्ट करता है एज अ जेनेटिक मटेरियल जो कि पास हो रहा है फ्रॉम वायरसेस टू बैक्टीरिया। ठीक है, यहाँ तक हमने देखा हर्से एंड चेज एक्सपेरिमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, प्लीज इसे प्रिपेयर कर लीजिएगा, अच्छे से डायग्राम प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, दैट इज डीएनए वर्सेस आरएनए। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।